हेलो एवरीवन, अनमोल स्टोरी जंक्शन में आपका स्वागत है। आज की कहानी है अपरिमित। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ के साथ ही हवा के तेज झोंकों के संग बरबेरी परफ्यूम की परिचित खुशबू के झपकने ने मुझे नींद से जगा दिया। तुम ऑफिस जाने के लिए तैयार भी हो गए और मुझे जगाया तक नहीं। मैंने मीठी आंखों से अर्घ लेते ही अमित से कहा। तुम्हें बंद आंखों से भी भनक लग गई कि मैं तैयार हो गया हूँ। अमित ने चाय का कप मेरी ओर बढ़ाते हुए कहा, भनक कैसे ना लगती, यह खुशबू मेरे दिलो दिमाग पर छा मेरे वजूद का हिस्सा बन गई है। मैंने मन ही मन कहा, थैंक्स डियर। अरे इसमें थैंक्स की क्या बात है, रोज़ तुम मुझे बेड टी देती हो, एक दिन तो मैं भी अपनी परी की खिदमत में मॉर्निंग टी पेश कर ही सकता हूँ। उसके इस अंदाज से मेरे लबों पर मुस्कुराहट। बुद्धू चाय के लिए नहीं कह रही, थैंक्स फॉर एवरीथिंग, जो कुछ आज तक तुमने मेरे लिए किया है। कहते हुए सजल आंखों से मैं अमित के गले लग गई। चाय पीकर वो मुझे गुड बॉय किस कर ऑफिस के लिए निकल गया। उसके जाने के बाद भी मैं उसकी खुशबू को महसूस कर पा रही थी। मैंने एक मीठी सी अंगड़ाई ली और खिड़की से बाहर की ओर झांकने लगी। कल रात देर तक काम करते हुए मुझे अपने स्टडी रूम में ही नींद लग गई। अगले हफ्ते राजस्थान एम्पोरियम में मेरी पेंटिंग्स और मेरे द्वारा बने हैंडीक्राफ्ट की एग्जीबिशन थी। साथ में मैं अपनी पहली किताब भी लॉन्च करने जा रही थी। कल रात देर तक काम करते हुए मुझे अपने स्टडी रूम में ही नींद लग गई। अमित ने मेरे स्टडी रूम के तौर पर गार्डन फेसिंग रूम को चुना था। उसे पता है मुझे खिड़कियों से कितना लगाव है। ये खिड़कियाँ ही हैं जिनके द्वारा मैं अपनी दुनिया में सिमटी हुई थी, बाहर की दुनिया से और मेरी प्रिय सखी प्रकृति से जुड़ी रहती हूँ। बादलों की झुरमुट से डेढ़ पाम की झूलती टहनियों में अरावली की हरी भरी पहाड़ियों से मेरा एक अनजाना सा रिश्ता हो गया। अपरिमित, यही तो नाम रखा है मैंने अपनी पहली किताब का। अतीत की वो पगली सी स्मृतियाँ आज अरसे बाद मेरे ज़हन में सजीव होने लगी। हम 3 भाई बहन हैं, अन्वेषा दीदी, अनुराग भैया और फिर सबसे छोटी मैं यानी परी। दीदी और भैया शाम को स्कूल से लौटने के बाद अपना बैग पटक आस पड़ोस के बच्चों के साथ खेलने के लिए निकल जाते। वहीं मुझे अपने रूम की खिड़की से उन सबको खेलते हुए निहारने में खुशी मिलती। मैं हम तीनों का ख्याल रखने के लिए रखी गई लक्ष्मी दीदी के आगे पीछे घूमती रहती। कभी वो मेरे साथ लूडो, स्नेक्स एंड लैडर्स खेलती, तो कभी हम दोनों मिलकर मेरी बारबी को सजाते। अन्वेषा दीदी बहुत ही चुलबुली स्वभाव की थी और उसका सेंस ऑफ ह्यूमर भी कमाल का था, जिससे वह किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर लेती थी। स्कूल, घर और आस पड़ोस में सबकी चहेती थी। अनुराग भैया और मैं ट्विंस थे। वे खेल कूद, पढ़ाई सब में अव्वल रहते। उन्होंने कभी नंबर 2 रहना नहीं सीखा था। उन्होंने जन्म के समय भी मुझसे 20 मिनट पहले इस दुनिया में कदम रख मेरे बड़े भाई होने का खिताब हासिल कर लिया था। मैं उन दोनों के बीच मिस में से लगती। मैं उन्हें देखकर अक्सर सोचती, मैं ऐसी क्यों नहीं हो सकती। मम्मी डैडी मुझे भी उन दोनों के जैसा बनाने के लिए विशेष रूप से प्रयत्नशील रहते। आज तो मेरी छोटी गुड़िया ही अंकल को वो नई वाली पोएम सुनाएगी। डैडी आने वाले मेहमानों के सामने प्रस्तुति के लिए मुझे ही आगे करते। पर मेरा सॉफ्टवेयर विंडो 6 था, जिससे मेरी प्रोग्रामिंग बहुत स्लो थी, जबकि मेरे दोनों भाई बहन विंडो 10 थे। बहुत ही फास्ट आउटपुट और मैं कुछ सोच पाती उससे पहले पोएम हाजिर होती और मैं मुंह नीचा किए अपने नाखून कुदरती रह जाती। एक दिन मैंने मम्मा को टीचर से फ़ोन पर बात करते सुना। मैम, इस बार इंडिपेंडेंस डे की स्पीच अनिमिका से बुलवाइए। मैं चाहती हूँ उसका स्टेज फियर ख़त्म हो। टीचर के डर से मैंने स्पीच तो तैयार कर ली, पर स्पीच देने से एक रात पहले मैं अपनी दोनों बगल में प्याज का टुकड़ा दबाए सो गई। मैंने कहीं पर पढ़ रखा था कि प्याज को बगल में डालने से फीवर हो जाता है, जिससे दूसरे दिन मैं स्कूल ना जा पाऊँ। पर मेरी युक्ति असफल रही और दूसरे दिन ना चाहते हुए भी मुझे स्कूल जाना पड़ा।
जिस समय मैंने स्पीच बोल रही थी, वातावरण में सर्दियों की गुलाबी धूप खिल रही थी। स्टेज पर चढ़ते हुए मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे। सर्दी की वजह से मैंने भय और घबराहट के मारे। शाम को टीचर का फोन आया था। कह रही थी, आपकी बेटी ने कमाल कर दिया। सुनकर मम्मा ने मुझे गले से लगा लिया। प्याज के असर से तो मैंने नहीं, पर स्टेज फियर से मुझे तेज फीवर जरूर हो गया। मम्मा लेक्चरर थी। दोपहर को घर आकर थोड़ी देर आराम कर दूसरे दिन के लिए लेक्चर की तैयारी में लग जाती। रात में अक्सर मैंने डैडी को मम्मा से कहते सुना था, अनामिका दिन ब दिन डब्बो होती जा रही है। जब देखो गुमसुम से घर में घुसी रहती है। उन दोनों को देखो, घर स्कूल दोनों में नंबर 1। मैं उन लोगों से कहना चाहती थी, मैं गुमसुम नहीं रहती हूँ। मैं अपने आप में बहुत खुश हूँ। बस मेरी दुनिया आप लोगों से थोड़ी अलग है। धीरे धीरे मुझ पर डम्बो का हैशटैग लगने लगा था। जाने अनजाने मेरी तुलना दीदी और भैया से ही हो जाती थी। पर डैडी भी हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने मुझे हॉस्टल भेजने का फैसला कर लिया। माउंट आबू के सोफिया बोर्डिंग स्कूल में मेरा एडमिशन करवा दिया गया। वहाँ मैं सबसे ज़्यादा लक्ष्मी दीदी को मिस करती थी, पर अब मैंने छिपकर रोना भी सीख लिया था। अब वह लाल छत वाला हॉस्टल भी मेरा नया आशियाना बन गया था। मुझे एक बात की तसल्ली भी थी कि अब मैं गाहे बगाए दीदी भैया से मेरी तुलना से तो बची। वहाँ रहते हुए मुझे 5 साल हो गए थे। मुझ में अंदर से इतना आया था कि अब मेरा हैशटैग डब्बो से बदलकर घमंडी और नक्चड़ी हो गया। जहाँ पहले मेरी अंगुलियाँ एकांत में किसी टेबल, किताब या अन्य किसी सतह पर टेप करती रहती थीं, वो अंगुलियाँ घंटों पियानो पर चलने लगी। आराधना सिस्टर ने ही मुझे पियानो बजाना सिखाया था। मुझे वो बहुत अच्छी लगती थी। जब कभी मैं अकेले में बैठी अपने विचारों में डूबी रहती तो वे एक किताब मेरे आगे कर देती। उन्होंने ही मुझ में विश्वास जगाया था, तुम जैसी हो अपने आप को स्वीकार करो। मुझे अपनी ज़िंदगी में कुछ करना था, पर उस कुछ की क्या और कैसे शुरुआत करूं और कैसे अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाऊं, यह पहली सुलझ ही नहीं पाती थी। मेरे अंतर्मुखी स्वभाव के चलते मैं अपने द्वारा बुने कोकून से बाहर आने की हिम्मत ही नहीं कर पा रही थी। यही नहीं, औरों के सामने स्वयं को अभिव्यक्त करना और अपनी बात रखना मेरे लिए लोहे के चने चबाने के बराबर था। इसी कस में मैं स्कूल पूरी कर कॉलेज में आ गई। आगे की पढ़ाई के लिए मुझे बाहर जाना था, पर मैं माउंट आबू छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। सिस्टर की प्रेरणा से ही मैंने कॉरेस्पॉन्डेंट से ग्रेजुएशन कर लिया और स्कूल में ही लाइब्रेरी की जॉब करने लगी थी।